हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडेक्स लॉन्च हुआ है DQL इंडेक्स, यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। किसने ये लॉन्च किया है और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है इसमें, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक डाटा आया है, डाटा रिलीज किया गया है CMIE द्वारा। जॉब्स डाटा है, बेसिकली जो कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में जो जॉब्स लॉस्ट हुई या जॉब्स की क्या कंडीशन रही उसके बारे में ये डाटा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में। हमारे पास अपने कौन से माइक्रो प्रोसेसर है जिन्हें हम स्वदेशी कह सकते हैं, इंडिया ने कौन से डेवलप किए हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, ये कब लॉन्च हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी कैंसर के फील्ड में, क्या कैंसर इंडिया में बढ़ेगा या कम होगा, वो हम जानेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में और कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे क्या होता है कैंसर। धनवंतरी रथ कहां लॉन्च किया गया है और किससे रिलेटेड है ये हम जानेंगे। आयुर्वेदा के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर है इसके बारे में जानेंगे और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, मेन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ये हम पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ है वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है DQL इंडेक्स। DQL इंडेक्स यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। सर्फ शार्क एक ऑनलाइन प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर है, कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है ये इंडेक्स DQL 2020 इंडेक्स। इसमें इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया रैंक्स अमंग द लोएस्ट, तो इंडिया की कंडीशन थोड़ी खराब है। अब ये इंडेक्स है क्या था, किसके बारे में था, ये पढ़ते हैं। कवरेज क्या कवर किया गया इसमें और पैरामीटर्स क्या थे उसके बारे में जानते हैं। इसमें कवर क्या किया गया, सबसे पहले तो ये ग्लोबल रिसर्च ऑन क्वालिटी ऑफ डिजिटल वेलबींग इन 85 कंट्रीज। 85 कंट्रीज का एक टेस्ट लिया गया, एक रैंकिंग दी गई उन्हें 85 कंट्री को ऑन डिजिटल वेलबींग, यानी इंटरनेट से रिलेटेड ये इंडेक्स है। तो पैरामीटर क्या थे इसमें, मेन 5 फंडामेंटल पैरामीटर से मेनली। सबसे पहला क्या था, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, कि कितने आसानी से आपको इंटरनेट अफोर्ड कर पा रहे हैं आप, वो सस्ता है या महंगा है। इंटरनेट क्वालिटी यानी स्पीड कैसी आ रही है इंटरनेट की, नेटवर्क कैसे है आपके रीजन में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, तो ये 5 मेन पैरामीटर्स है जिनके ऊपर ये इंडेक्स लिया गया है। GDP and DQL, GDP and DQL, although GDP per capita has a strong correlation with DQL, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी GDP ज्यादा होगी तो आपकी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, यानी आपकी सरकार के पास पैसा है तो आपके ऊपर खर्च भी ज्यादा करेगी। बट हर कंट्री में ये सेम केस नहीं है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां की GDP बहुत कम है बट उनकी जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये 13 कंट्रीज जैसे अजरबैजान, बुल्गारिया, चाइना, क्रोएशिया, ग्रीस exceed the expected digital quality of life by outperforming others in providing higher level of e-security and more affordable internet connectivity। तो अजरबैजान जैसी कंट्री की जिनकी GDP बहुत कम है, इनकी डिजिटल क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी GDP अच्छी है तभी आपकी डिजिटल क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी। और दूसरी तरफ यहां देखिए नीचे,
बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, गल्फ नेशंस है। जीडीपी इनकी हाई है, हाई पर कैपिटल जीडीपी है इन सब की, बहुत पैसा है इन कंट्रीज के पास, बट जो डिजिटल क्वालिटी लाइफ है उनमें नीचे रह गए, उनमें बहुत नीचे रह गए ये कंट्रीज, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बिकॉज सिक्योरिटी के कारण और इंटरनेट क्वालिटी के कारण। अफोर्डेबिलिटी की बात करें, अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट प्लेज अ मेजर रोल in ensuring accessibility but has a notably lower correlation with digital quality of life than other pillars। जो और 4 पैरामीटर्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबिलिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। For instance, the internet in less affordable of some southeastern and European countries, but people there still enjoy higher than the average digital quality of life। मतलब कहना क्या जा रहा है कि जो सदर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम है, महंगा है वहां पर इंटरनेट, आसानी से नहीं मिल पा रहा लोगों को, बट फिर भी उन लोगों की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। बात करते हैं इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की। The stability of internet infrastructure has become a crucial importance during COVID-19 pandemic। आपको पता चल ही गया होगा लॉकडाउन में कि इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनेट के बिना पूरी दुनिया रुक सकती है। जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज हमारे पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। ग्लोबल कंट्रीज, ग्लोबल रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो टॉप पोजीशन किसे मिली? वो मिली है डेनमार्क को। टॉप पोजीशन किसे मिली? डेनमार्क को। तो जो 7 कंट्रीज है आउट ऑफ 10 वो यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्रीज है टॉप 7 आउट ऑफ 10 अमंग 85। टोटल याद रखना 85 कंट्रीज का ये डाटा लिया गया है। Scandinavian countries excel in offering high quality digital well-being to their citizen। Scandinavian countries कौन सी है? वो है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये याद रखना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। तो ये टॉपर है कंट्रीज। और अमेरिकन कंटिनेंट में कनाडा टॉपर है। अमेरिकन कंटिनेंट में कनाडा टॉपर है। एशिया में हमारे जापान सबसे ऊपर है और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका कंट्री, और ओशियानिया में देखें अगर हम आइलैंड कंट्रीज में देखें तो न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है। बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की। तो इंडिया का रैंक रहा है 57 आउट ऑफ 85 कंट्रीज। इंडिया का रैंक है 57। पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स है जो 5 पैरामीटर्स से, उनमें इंडिया की क्या रैंक रही है? सबसे पहले तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी 9th प्लेस, इसमें हमने काफी अच्छा किया है। आउट परफॉर्मर लाइक कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए एंड चाइना, इन कंट्रीज को हमने पीछे छोड़ा है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में। क्यों? आप लोगों को पता ही होगा जब से जियो आई है तो कितना सस्ता हो गया इंटरनेट और कितने लोगों के पास पहुंचा इंटरनेट। तो ये जियो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी साइड ये देखिए, इंटरनेट क्वालिटी में 78th प्लेस, ई इंफ्रास्ट्रक्चर में 79th प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में 57th प्लेस, ई गवर्नमेंट में 15th प्लेस। तो दूसरे पैरामीटर्स में हमारा रैंक इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल 57th रैंक पर आए हैं। बट इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, ये याद रखना है आपको। और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लेते हैं इंटरनेट से रिलेटेड है जो। सबसे पहला है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम है इंडिया का नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसने? मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ई क्रांति, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0, ये भी पार्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट ये एक ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है ये। क्या इसमें क्या कर सकते हो आप? अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपका लाइसेंस हो गया, आपके और भी कई इंपॉर्टेंट कार्ड्स हो गए जो आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, बट मोबाइल फोन तो आप हर जगह कैरी करते हो। तो आप डिजी लॉकर में उसे अपलोड कर सकते हो, वो सेफ रहेगा सब चीजें। भीम ऐप पेमेंट ऐप है एक,
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान टू मेक सिटीजन डिजिटली लिटरेट। तो जब तक लोग डिजिटली लिटरेट नहीं होंगे तब तक इन सारी एप्स, इन सारी स्कीम्स का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक लोगों में समझ नहीं होगी उससे कैसे यूज करना है तब तक इन किसी भी प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, भारत नेट प्रोग्राम टू प्रोवाइड एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन ऑल ग्राम पंचायत। हर गांव को इंटरनेट से जोड़ना इसका प्रोग्राम है, भारत नेट प्रोग्राम का। अब बात करते हैं जॉब्स डाटा के बारे में, जो कि रिलीज किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने रिलीज किया है डाटा रिलेटेड टू जॉब्स गेन्ड और लॉस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। पीरियड क्या है, अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच में जो भी जॉब्स लॉस हुई या गेन हुई उनका डाटा इन्होंने दिया है। अब पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। ये क्या है, इट इज अ लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी। बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी स्टैब्लिश की गई थी 1976 में। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस डाटाबेस प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या हेल्प करता है लोगों को एनालाइज करने में इकोनॉमी का ट्रेंड, कि इकोनॉमी कहां जा रही है आपकी, किस साइड जा रही है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए चीजों में या नहीं करना चाहिए। सैलरीड जॉब्स की बात कर लेते हैं पहले। दे सफर्ड अ टोटल लॉस ऑफ 18.9 मिलियन। तो इतनी जॉब्स लॉस्ट होगी जो सैलरीड जॉब्स थी, मतलब परमानेंट जॉब्स थी जो लोगों की अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच में। 17.7 मिलियन सिर्फ अप्रैल में लॉस्ट हुई, बट जून में थोड़ी गेन हुई थी, बट जुलाई में फिर से लॉस्ट होगी 5 मिलियन। ये सैलरीड जॉब्स का हालात है इंडिया में फिलहाल। जो सैलरीड जॉब्स होती है दे ऑफर बेटर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, टर्म अच्छा होता है आपका, फिक्स्ड होता है मेनली टर्म, बेटर वेजेस होती है आपकी और हायर शेयर होता है आपका अर्बन पार्ट्स में। मतलब शहरों में ज्यादातर सैलरीड जॉब्स आपको मिलेगी एज कंपेयर टू रूरल पार्ट। दे आर मोर रेजिलियंट टू इकोनॉमिक शॉक। मतलब या तो ये जल्दी से बिखरते नहीं है, जल्दी से या तो लॉस्ट नहीं होगी, बट अगर एक बार लॉस्ट होगी आपकी ये जॉब तो इनको रिवाइव करना बड़ा मुश्किल है सैलरीड जॉब्स को। तो ये याद रखना है आपने। लॉस ऑफ अर्बन सैलरीड जॉब इज लाइकली टू हैव अ पर्टिकुलर डेबिलिटेटिंग इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब सीरियस इंपैक्ट होने वाला है इकोनॉमी पर और मिडिल क्लास हाउस होल्ड पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम इनफॉर्मल या नॉन सैलरीड जॉब्स के बारे में। तो अगर 2019 से हम कंपेयर करें इसे तो इसमें इंक्रीज आया है। 2019 में 317.6 मिलियन जॉब्स थी जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में थी, और 2020 में वो बढ़कर हो गई है 325.6 मिलियन जॉब्स, यानी 2.5% इंक्रीज आया है। क्यों इंक्रीज आया, बिकॉज ओपनिंग ऑफ कंट्री इन फेज्ड मैनर्स। आपको पता है लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, कुछ फेसेस में खुल रहा है, कंप्लीटली अनलॉक नहीं किया हमने, तो इसके कारण इनफॉर्मल सेक्टर में उछाल देखने को मिला है आपको। बात करें फार्म जॉब्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यही इकलौता सेक्टर है जिसमें जॉब्स गेन की गई है। जैसे आपको पता होगा नॉन फार्म सेक्टर में जॉब्स लॉस्ट हुई है कोविड-19 के कारण। तो इससे क्या हुआ, पीपल मूविंग टुवर्ड्स फार्म एम्प्लॉयमेंट, लोग फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। इससे कितनी जॉब्स क्रिएट हुई, अप्रैल से जुलाई महीने के बीच में वो 14.9 मिलियन जॉब्स, ये अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच में इंक्रीज हुई। ये देखिए नीचे फार्मर ऊपर जा रही है, सिर्फ फार्मर सेक्टर में सिर्फ जॉब्स इंक्रीज हुई है, बाकी सब में नीचे आ रहा है। ये देखिए नेगेटिव में दिखाई देगा आपको। तो आपको याद रखना है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज हुई है, बाकी सभी में नीचे ही गिरी है। बात करते हैं स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज का। सबसे पहले किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोसेसर है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स
से ही रिलेटेड होगा। चैलेंज का पूरा नाम क्या है? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इनोवेट सोल्यूशन फॉर #आत्मनिर्भर भारत। तो क्यों चैलेंज किन के लिए है? यह स्टार्टअप्स के लिए, मेनली स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कंट्री में। अभी हुआ क्या है, आगे बढ़ते हैं पहले। अभी आईआईटी मद्रास सीडेक ने माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। कौन कौन से? शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट। तो भी हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो चैलेंज दिया है हमने, उसमें जो इनोवेटर्स आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे या स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हें वो यूज करें इस माइक्रो प्रोसेसर को, शक्ति और वेगा को, टू जनरेट वेरियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो मतलब अपना स्वदेशी प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, जो भी आपको टेक्नोलॉजी बनानी है। तो इसलिए चैलेंज रखा गया है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। जो शक्ति और वेगा डेवलप किए गए हैं, वो डेवलप किए हैं ओपन सोर्स आर्किटेक्चर के द्वारा, अंडर द एजिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओपन सोर्स आर्किटेक्चर क्या होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। जो चैलेंज के बारे में पहले बात करते हैं। द चैलेंज स्प्रेड ओवर 10 मंथ। तो स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से। कहां पर आपको रजिस्टर करना है? माई गवर्नमेंट पोर्टल पर। और कल्मिनेट कब होगा? जून 2021 में। तो ये याद रखना, 10 महीने के लिए ये प्रोग्राम है। आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट है। स्वदेशी चीजें बनाने के लिए ये चैलेंज लाया गया है। सिग्निफिकेंस क्या रहेगी इस चैलेंज की? आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमें। हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें अपना इंपोर्ट घटाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट घटाना है। तो वो कैसे संभव हो पाएगा? अगर हम अपनी कंट्रीज में प्रोडक्ट बनाएं। तो यही रहेगी इसकी सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम अप्रूव किया था 2017 में। बजट था इसका 289.21 करोड़। 4 इयर्स के लिए लॉन्च किया गया था। सीडेक, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे इसमें इन्वॉल्व थी। सीडेक क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आईआईटीज के बारे में तो आपको पता होगा। सीडेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है इन आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज। ये याद रखना है आपने। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर इज नेसेसरी। तो हमें अपने माइक्रो प्रोसेसर बनाना जरूरी था, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मेनली हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज्यादातर चाइना से आता है। तो आपको पता है चाइना के साथ हमारी कंडीशन क्या चल रही है इस समय। तो इसलिए भी ये स्टेप पहले से उठाया जा चुका है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाएं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। नीचे आइए, नीचे देखिए, यहां लिखा है अच्छे से। माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर फ्यूज ऑन अ सेमीकंडक्टर चिप लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगे होंगे। छोटी सी चिप होती है, बिल्कुल छोटी सी। तो हर चीज में यूज किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। वॉशिंग मशीन से लेके आपका माइक्रोवेव तक ये यूज में आता है। कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। हर चीज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप नाम लो, बड़ी चीजें हैं, उनमें यूज किया जाता है। तो इसलिए इसे बनाना इंपॉर्टेंट है। अब हमने इंडिया में ही बना लिया है इसे। तो होगा क्या इससे? रिडक्शन होगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में एंड अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एंड सिस्टम इन इंडिया। कट फॉरेन एक्सचेंज आउटगो। फॉरेन एक्सचेंज आउटगो भी कट होगा। मतलब जब हम फॉरेन से सामान खरीदते हैं तो हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है, तो वो भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। अपना पैसा अपनी ही कंट्री में रहेगा।
और कौन कौन सा बनाया गया है? शक्ति बनाया गया है, वेगा। शक्ति 32 बिट का है, याद रखना है, और वेगा जो है वो 64 बिट का है, ये याद रखना है आपको। ओपन सोर्स आर्किटेक्चर क्या होता है? कंसेप्ट है बेसिकली ये। इसमें क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एडवांसेस इन डिजाइन विद टेक्नोलॉजी विद द प्रैक्टिस एंड आइडियाज फ्रॉम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के जो आइडियाज होंगे उन्हें हम कंबाइन करेंगे, जो एडवांसमेंट हुई है डिजाइन में उससे कंबाइन करेंगे, इसे कहते हैं ओपन सोर्स आर्किटेक्चर। फीचर्स पढ़ लीजिएगा नीचे, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। माई गवर्नमेंट क्या है? प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, एनडीए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में। यूनिक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इनिशिएटिव। कॉमन सिटीजन पार्ट कर सकते हैं गवर्नेंस में, मेनली अपने सुझाव देकर उस पोर्टल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी कई चीजों से रिलेटेड आप माई गवर्नमेंट ऐप आती है उस पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी उस पर दिया गया होगा गवर्नमेंट द्वारा। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 सबसे पहले किसने लॉन्च की है? ये रिपोर्ट आईसीएमआर और एनसीडीआईआर बेंगलुरु ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है गई है। कहा गया है इसमें कि इंडिया में कैंसर के केसेस इंक्रीज हो गए 2025 तक। अभी कितने हैं? अभी है अराउंड 14 लाख, पर 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये हो जाएंगे 15.6 लाख। तो अराउंड 12% इंक्रीज होगा कैंसर के केसेस में। ये देखिए यहां नंबर ऑफ केसेस अभी है एग्जैक्ट, देखिए 13.9 लाख है, 2025 में 15.6 लाख हो जाएंगे। मेजर कोज क्या है? टोबैको रिलेटेड कैंसर। जो टोबैको प्रोडक्ट यूज करने से कैंसर होता है वो मेजर कोज बनेगा। 27% टोटल कैंसर बर्डन इसी पर होगा। टोबैको रिलेटेड कैंसर ही ज्यादा होगा लोगों में। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अगर, तो कैंसर रिलेटेड टू यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ टोबैको वर हाईएस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो हमारी कंट्री का, उसमें हाईएस्ट आपको मिलेगा टोबैको रिलेटेड कैंसर। एंड इन हायर प्रोपोर्शन इन मेन, आदमियों में ज्यादा है औरतों के मुकाबले। और कहां पर ज्यादा है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको ज्यादा मिलेगा टोबैको रिलेटेड कैंसर। अमंग वोमेन्स ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूट 14.8%। सर्वाइकल कैंसर भी अराउंड 5.4% कंट्रीब्यूट करेगा। बोथ मेन और वोमेन कैंसर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट 19.7 ऑफ टोटल कैंसर बर्डन। और इंपॉर्टेंट बात, कैंसर ऑफ लंग, माउथ, स्टमक, ओसोफागस आर मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग मेन। तो ये याद रखना है, मेंस में ये चारों कैंसर मोस्ट कॉमन है। और टोबैको वाला भी आदमियों में ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादा होगा। डिटेक्शन एंड स्प्रेड, कैंसर ऑफ लंग वर डायग्नोज्ड एट अ स्टेज ऑफ स्प्रेड टू डिस्टेंट साइड्स, while cancer of head and neck, stomach, breast, cervix were higher proportion with loco-regional spread। मतलब क्या हुआ इसका? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? मतलब जो कैंसर ऑफ लंग है वो डायग्नोज कर लिया हमने एट द स्टेज ऑफ स्प्रेड, हमने उसे डायग्नोज कर लिया। बट जो कैंसर ऑफ नेक, स्टमक, ब्रेस्ट और सर्विक्स है ये हायर प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा लोको रीजनल में, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू लोकलाइज रीजन ऑफ बॉडी की लोकेशन यहां पर डिस्कस की गई है, कहां पर आपको कैंसर मिलेगा है। कैंसर इंसिडेंस रेट के बारे में बात कर लेते हैं, कहां पर आपको कैंसर ज्यादा मिलेगा। फॉर मेल पॉपुलेशन बात करते हैं, इट रेंजेस 269.4, ये क्या है 269.4। आइजवाल कहां है? मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, याद रखना है। पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख में से आपको इतने लोग कैंसर से इन्फेक्टेड मिलेंगे।
49 है उस्मानाबाद में, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में है। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो यह है 219.8 अरुणाचल प्रदेश में, तो 49 है महाराष्ट्र में पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये याद रखना आपने, मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है। A significant increase in incidence rate of breast cancer in women, lung and head neck cancer in both men and women was observed. Declining trend देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी में तो बढ़ ही रहा है केसेस, बट डिक्लाइनिंग ट्रेंड किस में आया है, वो है कैंसर ऑफ सर्विक्स। कैंसर ऑफ सर्विक्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको दिखाई देगा आगे। कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर क्या होता है, जेनेरिक टर्म है जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, जब एक एबनॉर्मल सेल्स ग्रो हो जाते हैं आपकी बॉडी में बियॉन्ड देयर यूजुअल बाउंड्री, जो उनकी यूजुअल बाउंड्री होती है उससे बाहर चले जाते हैं और दूसरी एडजॉइनिंग पार्ट होते हैं, जो पार्ट जुड़े होते हैं बॉडी के, उनमें स्प्रेड होने लग जाता है उन ऑर्गन में, तो उसे हम कहते हैं कैंसर। और इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉमन टर्म्स जो यूज की जाती है कैंसर के लिए वो है मालिग्नेंट ट्यूमर और न्यूप्लाज्म। मालिग्नेंट ट्यूमर और न्यूप्लाज्म, ये कॉमन टर्म्स है जो कैंसर के लिए यूज की जाती है। और कैंसर क्या है, लीडिंग कोज है डेथ का ग्लोबली। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। कौन ऑर्गेनाइज करता है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है, वो है थीम। 2020 का थीम क्या था, आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल थीम आपसे पूछा जा सकता है। विच एक्नॉलेज दैट एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू एड्रेस द कैंसर बर्डन। तो ये याद रखना है आपको, थीम जरूर याद रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, एपेक्स बॉडी है इंडिया की फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। रिसर्च में है मेनली, ये कोऑर्डिनेशन देखती है गवर्नमेंट बॉडीज की, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी की, और प्रमोशन करती है रिसर्च से रिलेटेड। फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है इंफॉर्मेशन साइंस फॉर हेल्थ रिसर्च। ये भी रिसर्च में है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज। ये 3 चीजें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इन पर ज्यादा रिसर्च की जाती है इसमें, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च में। धन्वंतरी रथ, ये क्या है, आयुर्वेदा हेल्थ सर्विस। कैसे आयुर्वेदा से रिलेटेड है ये देखते हैं। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ किसके बीच में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस के बीच में, फॉर एक्सटेंडिंग आयुर्वेदिक प्रिवेंटिंग एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज ऑफ दिल्ली पुलिस। ये भी याद रखना है, कहां इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे, रेसिडेंशियल कॉलोनीज है जो दिल्ली पुलिस की, वहां पर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। धन्वंतरी रथ क्या है, मोबाइल यूनिट है किसका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आएगा। की पॉइंट्स क्या है इसके, धन्वंतरी रथ पुलिस वेलनेस सेंटर वुड बी आउटरीच ओपीडी सर्विस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। एम क्या होगा इसका, बेनिफिट देगा फैमिलीज है जो दिल्ली पुलिस की थ्रू आयुर्वेदा। तो ये याद रखना आपने, धन्वंतरी रथ क्या है। और इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आयु रक्षा। आयु रक्षा ज्वाइंट वेंचर था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस का, aimed for maintaining the health of frontline COVID warriors like Delhi police person through Ayurveda। तो आयु रक्षा भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस का ही एक ज्वाइंट वेंचर था, जो भी दिल्ली पुलिस के कोविड वॉरियर्स थे फ्रंट लाइन पर, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना था इसका मेन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा क्या होता है ये पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रेक करेंगे आयुर्वेदा को, 2 वर्ड से बना है, आयु और वेदा। आयु का मीनिंग होता है लाइफ, वेदा का मीनिंग नॉलेज और साइंस। टोटल मीनिंग क्या होगा इसका, साइंस ऑफ लाइफ। तो यह है आयुर्वेदा का मीनिंग, साइंस ऑफ लाइफ।
It incorporates all aspects of life, whether physical, psychological, spiritual and social. Spiritual भी आता है इसमें, social भी. It considered as one of the ancient healthcare system. तो बहुत पुराना है आयुर्वेदा. अगर आपको पता हो हमारी कंट्री की हिस्ट्री, तो आयुर्वेदा सदियों से चलता आ रहा है. अथर्ववेदा, आपको पता होगा 4 वेद है हमारे, उनमें से एक है अथर्ववेदा. एक है अथर्ववेदा, वो डील करता है मेनली आयुर्वेदिक इंफॉर्मेशन से, उसमें मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है, फॉर्म हुई थी 2014 में. इसके अंडर क्या क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सब इसके अंडर आते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर 2014 में इसे फॉर्म किया गया था, ये याद रखना आपने. लास्ट टॉपिक है आज का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. सबसे पहले कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिलेगा. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आयुष के अंडर क्या क्या आता है मैंने अभी आपको बताया है पिछली साइड में. एपेक्स इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के लिए, और इसका एम क्या है, मेनली टू ब्रिंग अ सिनर्जी बिटवीन ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आयुर्वेदा, जो हमारे पुराने मेथड्स है आयुर्वेदा के, और जो मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को कंबाइन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. तो ये याद रखना आपने, न्यू दिल्ली में है. तो आई होप आप लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी आज की वीडियो से. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.